नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर और मैं हूं आपके साथ बबलू कुमार। जो लोग भी देख रहे हैं, ये हमारा जो एक लाइव है, ये आज के लोकसभा चुनाव जो 24 में होने वाला है बेगूसराय में, उसको लेके है। तो जो भी लोग देख रहे हैं उनसे एक निवेदन रहेगा कि इस जो डिबेट में है या जो चीज़ें हम लोग चर्चा करने वाले हैं चुनाव को लेके, उसमें अपना भागीदारी रखें और शेयर करें, कमेंट करें लोगों तक, और कहाँ से जुड़ रहे हैं, वहाँ पे क्या चीज़ का हवा चल रहा है, किन का वोट चल रहा है, इस सब चीज़ों को हम लोग ज़रूर एक बार बताएं। तो ऐसे तो हम लोग देख सकते हैं कि नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। जो लोग कैंडिडेट थे उनका नाम वापस लिया जा चुका है। जी जी, वो हम किए हैं, आपसे भी लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अभी प्रत्याशी जो है, अगर हम देखेंगे तो कई सारे प्रत्याशी हैं जो पार्टीगत हैं और निर्दलीय भी हैं। तो अगर पार्टीगत की बात करेंगे तो सांसद गिरिराज सिंह आपको एनडीए यानी कि बीजेपी पार्टी से आ रहे हैं। सीपीआई से आपको अवधेश राय, इंडिया जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसके तरफ से आ रहे हैं। और कर्पूरी जनता दल के तरफ से आ रहे हैं रामभद्र राय जी। और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अरुण कुमार जी हैं, एक एडवोकेट जी हैं, और एक युवा उम्मीदवार आए हैं निकल के, उनका नाम है इंद्रजीत कुमार राय। उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पार्टीगत हैं उनके बारे में बात करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, और लेकिन जो निर्दलीय हैं उनको लोग नहीं सही से जानकारी मिल पाता है कि भाई क्या है, नए हैं, उनका क्या विजन है। तो हम लोग कोशिश किए हैं कि नए उम्मीदवार को एक बार मौका दें, उनके बारे में चर्चा जरूर करें। मौका वोट देना है नहीं देना, वो तो आप खुद सक्षम हैं, खुद सोच सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ से रहेगा कि उनके बारे में आपको जानकारी दें और आप लोग को अवगत कराएं कि भाई वो क्या हैं, कैसे हैं, और आपके लिए क्या मतलब घोषणा रखते हैं, आपके लिए क्या करने का उम्मीद रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग भी हैं, हमें लगता है देख तो रहे हैं, लेकिन अपने तरफ से कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बेशक एक कमेंट आपकी तरफ से आना चाहिए कि आपके इधर क्या हवा चल रहा है। तो हम लोग अभी इंद्रजीत कुमार राय, जो कि हरिपुर उनका घर पड़ता है, हरपुर तिल्लत जो हम लोग बोल रहे हैं, मटिहानी विधानसभा में आता है वो क्षेत्र। तो मटिहानी विधानसभा में आता है और बेगूसराय संसद के लिए नॉमिनेट हुए हैं। और उनका अगर हम चुनाव चिन्ह का बात करेंगे तो अभी गर्मी बहुत है। क्या सरोज जी, गर्मी बहुत है? बिल्कुल। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों का मेरा नमस्कार। और मैं अभी लाइव आया हूं, और मैं बता दूं कि गर्मी का मौसम जिस तरह से बढ़ रहा है, प्रतिदिन हर एक टेम्परेचर हाई हो रहा है, उसी तरह से अभी की एयर कंडीशन छाप पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्या विशेष है उस पर हम डिबेट करते हैं। आइए, हमारे साथ बबलू जी हैं और हम दोनों मिलकर चर्चा करेंगे कौन हमारे बेगूसराय के लिए सांसद कौन बेस्ट रहेगा। जनता की भी राय लेना चाहेंगे, आप लोग भी अपना अपना राय जरूर दीजिए, किन्हें बेस्ट होना चाहिए बेगूसराय के लिए। क्या बबलू जी? देखिए, वो तो हम जनता पे छोड़ ही रहे हैं कि कौन बेस्ट होगा कि नहीं होगा। हम इस डिबेट में नए कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं। कई सारे पीसी हुए, कई सारे वीडियो भी चले, और ऐसा है कि हम लोग ने सारे पार्टी का एक देखते हैं बैलेंस वे में हम लोग दिखाने का कोशिश किए हैं। अनिरुद्ध ठाकुर बीजेपी बोल रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल लोकतंत्र है, आप अपना मत रख सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं और अपना समर्थन भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग जिस कैंडिडेट के बारे में चर्चा करने वाले वो है इंद्रजीत कुमार राय, और उनका जो टाइटल है कि सबको इज्जत, सबको सम्मान, गरीब अमीर सब एक समान, नहीं रुकेगा किसी का काम, यही होगा मेरा पहचान। तो अमीर गरीब सबको एक समान बराबर रूप में देखने का काम करेंगे, ऐसा उनका एक वादा है। और आप चाहेंगे तो हम आएंगे, बदलाव लाएंगे। तो उनका एक अपील भी है कि अगर आप चाहिएगा, जनता चाहेंगे, तो वो आपको उनको एज ए सांसद में देखना चाहेंगे, और वो बदलाव लाने की बात करें कि अगर हम आएंगे तो जो बेगूसराय में बदलाव आएगा, और क्या बदलाव होगा उस चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। बदलाव चाहिए, हर वर्ग को सम्मान चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए। खासकर अगर हम लोग बात करेंगे तो जो इंद्रजीत कुमार राय युवाओं को रोजगार के लिए बहुत एक मुद्दा उठाए हैं और बोल रहे हैं कि हम इतने सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अगर हम जीत के आएंगे तो 1 लाख समथिंग लोगों को रोजगार देंगे 5 साल में। क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए निर्दलीय प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, युवा है, बेगूसराय का बेटा है,
लेकिन सब चीज़ सोच के संभलना चलना चाहिए, कौन हमारे बेगूसराय के लिए बेस्ट होगा। देखिए कहा जाता है ऊंच नीच से ऊपर उठकर करे वोट। ऊंच नीच यानी देखिए जात पात धर्म हर चीज़ से ऊपर उठना चाहिए, अमीरी गरीबी ये सब चीज़ से ऊपर उठ के देना चाहिए। देखिए मैं इसलिए लाइव आया हूँ कि आप लोग किसे बेस्ट बनाना है, किसे अपना देखिए सरकार बेगूसराय का कुर्सी किसे देना है, बेगूसराय का सांसद कौन होना है, तो आपको एकदम इसका निर्णय, क्योंकि मतदान 5 साल में एक बार आता है। जिस तरह हमारे छठ पर्व का एक महापर्व होता है उसी प्रकार से ये महापर्व है। वोट तो देना जरूरी देना ही देना है, लेकिन सोच समझ के वोट देना और किसे वोट देना चाहिए। देखिए युवा है, तेज तरा युवा है, नौकरी भी कर रहा है। देखिए इस युवा में एक खासियत हमने देखा, मैं वहाँ पे गया था तो वो एक देह दान ददीची करके वो अपना आँख पूरा बॉडी डोनेट कर चुके हैं। ये सामाजिक तो बहुत अच्छा बात है। वो भी पूरे तीनों, 2 बेटा और एक पिताजी उनके, यानी दोनों भाई और एक पिताजी दोनों मिलके अपना जो देह दान होता है वो डोनेट कर चुके हैं। दधीची संस्थान में कोई संस्था है, तो देख सकते हैं कि सामाजिक का इनका पहले से ही रुझान है, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन और कुछ इनके बारे में जानना ज़रूरी है, जनता की राय लेना सबसे अहम ज़रूरी है। तो आप बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मनीष कुमार जी लिख रहे हैं इस बार बदलाव होना चाहिए। देखिए वो तो कह सकते हैं एज ए पत्रकार हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, हम जिनके बारे में बात रखना चाह रहे हैं उनके बारे में रखेंगे। बदलाव ही होगा कि नहीं उसी व्यक्ति को चुना जाएगा, ये तो हमें लगता है कि वहाँ बेगूसराय की जनता तय करेगी कि बदलाव होगा कि नहीं होगा और किसे चुना जाएगा किसे नहीं चुना जाएगा। तो हम लोग कुछ बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो इंद्रजीत कुमार राय वो युवा हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, शिक्षित हैं और कह सकते हैं कर्मठ भी हैं और बेगूसराय के लिए एक विजन लेके चले हैं कि हमको बेगूसराय को खुशहाल बनाना है, सुशासित बनाना है, स्वस्थ बनाना है। और सबसे पहले अभी ज़रूरी जो आपने चर्चा की कि उन्होंने कह सकते हैं उनके परिवार ने 3 लोगों ने मिलके अपने पूरे बॉडी को डोनेट किया है, तो हमें लगता है कि मिसाल होगा कि उनका जो बॉडी है या तो मेडिकल चीज़ों में काम आएगा या किसी को एक जीवन देने के काम आएगा। ब्लड डोनेशन जिस तरह का होता है ब्लड डोनेशन से भी कई गुना बढ़ के है, क्योंकि लोग बॉडी का आपका एक अंग एक खून नहीं देना चाहता, वो तो पूरा बॉडी कह सकते हैं डोनेट करने का। तीनों कह सकते हैं उनके पिताजी और उनके दोनों भाई इंद्रजीत और जी हैं, उनके भाई हैं, उनके पिताजी हैं, तीनों अपना। और चुनाव उन्होंने जैसा चर्चा किया, जब चुनाव लड़ने का सोचा भी नहीं था उससे बहुत समय पहले ही उन्होंने ये काम कर दिया था। तो हमें लगता है कि समाज सेवा, उनके पिताजी समाज सेवी हैं बहुत सालों से, तो उनका जो है उनका आदत, उनका ये जो चीज़ें उनके सुपुत्र में इंद्रजीत जी और नीरज जी उनके पास भी है, वो गया है, सीखे हैं, समझे हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं युवा हैं, शिक्षित हैं, तो ये सारा चीज़ है। और अच्छा अगर हम बात करेंगे, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी ये दे रही है, अन्य पार्टी ये दे रही है, रामबदन राय जी ये दे रहे हैं, अन्य लोग ये दे रहे हैं, तो इंद्रजीत जी राय क्या देना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे बेगूसराय? क्योंकि लोग सवाल तो करेंगे भाई, अगर क्योंकि एक भरोसा नहीं रहता नए लोग पे। क्या होता है कि आए और गए राम, ये हो जाता है। तो हम एक चर्चा आपसे करना चाहेंगे कि अगर नए कैंडिडेट हैं तो बेगूसराय के क्या करना चाहते हैं, उस पे हम लोग एक चर्चा जरूर होना चाहिए। क्या कहते हैं? देखिए उनका भी मैनिफेस्टो जो कि एक संकल्प पत्र कह सकते हैं, मेरे हाथ लगा, अभी मेरे पास है। इंद्रजीत का राय का ऐलान है, बेगूसराय को मिले उचित सम्मान। और हमारे हाथ में अभी मोबाइल भी है, तो जैसा कि देख सकते हैं बहुत सारे इन्होंने संकल्प पत्र में लिखा है और जनता का क्या उम्मीद होता है, जनता क्या उम्मीद करना चाह रहे हैं, ये सारा चीज़ देखना है। तो जनता क्या चीज़, ये जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ मैनिफेस्टो में है या अन्य चीज़ है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए अभी थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि सबसे पहला उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो रोजगार को लेके उठाया है। फिर से मेरा निवेदन रहेगा, जो लोग भी हैं कमेंट करें, हमें अच्छा लगेगा क्योंकि हम आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ नए लोगों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और ये हमारा जो गर्मी में आना हुआ है ये आपके लिए है। हमारा ऐसा उद्देश्य है कि हम लोग आपको हर एक लोगों से अवगत कराएं, हर एक कैंडिडेट से अवगत कराएं और हम कोशिश करेंगे हर एक कैंडिडेट हमारे चैनल पे आएँ
या उनकी बात रखी जाए। अगर वो नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश तो हम उनकी बात ज़रूर रखेंगे, चाहे वो बेगूसराय किसी छोर से आते होंगे, कितने ही व्यस्त क्यों न होंगे, हम लोग उनकी बात उनसे जानेंगे, उनकी बात यहाँ जरूर रखेंगे, ताकि एक सब लोग के पास ऑप्शन जरूर हो कि हम लोग किसे चुने किसे नहीं चुने। तो सबसे पहला जो तो उन्होंने मुद्दा उठाया इंद्रजीत कुमार राय ने, वो उठाया कि रोजगार का। रोजगार तो देखिए लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे कोरोना में क्या स्थिति थी कि लोग 30 लाख प्लस लोग को पैदल आना पड़ा। क्या बेगूसराय में रोजगार नहीं हो सकता? बेगूसराय में यहाँ पे लोग नहीं है, बेगूसराय में लोग खाते नहीं है, पीते नहीं है, कपड़ा नहीं पहनते हैं, सारा चीज़ माइक नहीं, मतलब माइक यूज नहीं करते, सारा मोबाइल नहीं यूज करते हैं, लेकिन सब चीज़ कहाँ से बन के आता है? बाहर से बन के आता है। हमें लगता है कि अगर यहाँ के लोगों को रोजगार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कौन राज्य को क्या बिहारी की आवश्यकता है कि नहीं है, ये हमें लगता है कि इस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हमारा लोग खुश होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। कौन राज्य के लोग को क्या जरूरत है, बिहारी को क्या हालत में ट्रीट किया जाता है, ये लोग हम लोग से छुपा हुआ नहीं है। बस लोगों को कह सकते हैं बेवकूफ़ बनाने का काम होता है कि बिहारी अगर नहीं जाएगा यहाँ पे तो ये राज्य बंद पड़ जाएगा। अरे बंद नहीं पड़ेगा, वो कभी नहीं पड़ेगा, वो कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। क्या गलत बोल रहा हूँ? तो कहीं कभी नहीं बंद होगा। उनके पास रुपया, उनके पास है, सारा सेटअप है। वो थोड़ा सा पीछे जरूर होंगे, कुछ -1 माइनस पीछे होंगे तो 10 माइनस आगे प्लस हो जाएंगे। तो रोजगार और जो भी नए जो प्लांट बैठे हैं उसमें लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिला है। मैं फैक्ट्री का नाम नहीं लूँगा, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, किसी भी लोकल लोगों को रोजगार लेने के लिए कितना भागदौड़ करना पड़ता है। अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति जिनको इतना भागदौड़ करना पड़ा रोजगार के लिए कि यहाँ पे हमको इस फैक्ट्री में रोजगार चाहिए, उस फैक्ट्री में रोजगार चाहिए, तो बिल्कुल आपके तरफ से हम एक कमेंट जरूर चाहेंगे कि क्या भागदौड़। मेरा भी दोस्त, मैं बताना चाहूँगा, नाम नहीं बोलूँगा, मेरा भी दोस्त इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो कितने लोगों के पास गया कि भाई हमको यहाँ पे नौकरी धरा दीजिए, जॉब है, डिग्री है, लेकिन मतलब उनको नौकरी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वो सारा चीज़ व्यवस्था नहीं है कि बाहर को देंगे। अब समझ ही रहे हैं, हम लोग ज़्यादा खुल के तो नहीं बोलेंगे, बाहरी लोग में उनका अपना ये व्यवस्था होता है, लोकल लोगों को देंगे तो अलग व्यवस्था हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है रोज़गार मिले और लोकल को मिले। अगर यहाँ के लोग को रोज़गार नहीं मिलेगा तो बाहर जाना पड़ेगा। फिर बेगूसराय मतलब इतना हम लोग औद्योगिक नगरी बोलते हैं, बनाया क्यों? फिर दूसरे राज्य में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बना देते, दूसरे राज्य में बना देते, कम से कम वहाँ जाके लोग रोजगार तो कर पाते। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे इतना सारा फैक्ट्री होने के बावजूद भी अगर किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहरी लोग को मिल रहा है, मतलब हम लोग क्षेत्रवाद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये सच्चाई है कि हम लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं, झेलते हैं। देखिए आपने सही वाला बोला। सबसे पहले नंबर रोजगार की बात की और दूसरा नंबर इनका है शिक्षा, जो कि बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है। शिक्षा का स्तर सबसे ऊपर होना चाहिए। शिक्षा और कहीं देखा जाए, शिक्षा के बारे में, एजुकेटेड के बारे में, एजुकेशनल के बारे में, तो हम बिहार से कहीं ज़्यादा है। बिहार सिर्फ बोलता है IAS IPS, सिर्फ IAS IPS ही देने का काम करती है, लेकिन और चीज़ में होना चाहिए। एक रोज़गार होना चाहिए, खुद का रोज़गार बनाना चाहिए, लोकल फॉर वोकल पे चर्चा होनी चाहिए, ये सब चीज़ पे बात होनी चाहिए। IAS IPS भी बिहार में रह के नहीं बनते हैं, है ना? दिल्ली में जाके पढ़ के बनते हैं। वो अगर यहीं पे बैठ के पढ़ेंगे, यहीं पर रह के बन जाएंगे तो न उनको दिखेगा यहाँ पे जाम है, यहाँ पे बेगूसराय वर्ल्ड में नंबर 1 प्रदूषित शहर है। यहाँ पे बनेंगे तब ना, यहाँ का व्यक्ति बनता है और भी दिल्ली में जाके बनता है। ठीक है। हाँ, एक रवीश कुमार जी बोल रहे हैं गलती नहीं बोलिए, अब की बार अरे गलत क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपको? अच्छा रवीश जी, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, पता कीजिएगा 10 लोग से जो अभी रोजगार कर रहे हैं यहाँ के फैक्ट्री में, वो किस तरह से नौकरी कर रहे हैं, उनको कितना दरमाहा मिल रहा है, कितना काटा जा रहा है, कितना कुछ हो रहा है, एक बार पता कर लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। 400 पार उनको 400 पार वेतन नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? कई सारे लोग को 400 पार वेतन नहीं मिल रहा। आपको 400 पार जिताना है तो जिता दीजिएगा। आप लोग आगे क्या बोले, हम लोग को लगता है कि 400 पार पहले वेतन दे दीजिए, उसके बाद 400 वोट ले लीजिए। ठीक है, पहले 400। अब मनरेगा में कितना लोगों को वेतन मिल रहा है? अभी लोग जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन में जो काम कर रहे हैं, कितना वेतन मिलता है एक बार पता कीजिए। रवीश जी, हमसे कोई आपका या किसी पार्टी से बैर नहीं, मैं
आप मेरा पुराना वीडियो भी, कल का वीडियो खोलिएगा, अमित शाह है, मैं गया हूँ, ठीक है, उनका बात रखा हूँ, सबका बात रखता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि रोजगार नहीं है और कुछ स्टेट को फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, बिहार को फायदा नहीं हो रहा है। 400 पार तभी होगा जब लोगों का आमदनी 400 पार होगा। अभी हम लोग 400 आमदनी पार नहीं करा पाए हैं, तो ये लगता है कि ये बोलना 400 पार हो जाना, हो ना हो, हम लोग इस चीज़ में चक्कर में नहीं होंगे, क्योंकि वो जो जनता चाहेगी वही होगा। लेकिन सच्चाई ये है 400 पार कई लोगों का अभी तक वेतन, दरमाहा, दैनिक मजदूरी नहीं है। मैं दैनिक मजदूरी की बात कर रहा हूँ, 400 पार नहीं है कई लोगों का, ठीक है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। शिक्षा की बात आप लोग कर रहे थे, अभी सरोज जी बोल रहे थे, तो शिक्षा कहाँ है? अगर आप 10th में जाइए, 12th में जाइए, क्या टीचर हैं और कितना पढ़ाई है, कितना अटेंडेंस है। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में चले जाएंगे तो डायरेक्ट आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है, आपका अटेंडेंस, आपका कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। शिक्षा कहाँ है? इंजीनियरिंग करना है तमिलनाडु चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए। बिहार में क्या है? बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट कॉलेज खोल दिया गया है, बस वही है। बंगाल में आपका बंगाल है, बंगाल में आपका इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है, आपको पता होगा। उड़ीसा में एग्ज़ाम होता है, झारखंड भी आई थिंक वहाँ शुरू कर दिया है। बिहार में क्या है? बिहार में लोग नहीं है, बिहार के इतने सारे लोग बाहर में वेस्ट बंगाल जाते हैं, यूपी जाते हैं, झारखंड जाते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं, उनके लिए आप लोग कभी सोचे नहीं। तो शिक्षा करना चाह रहे हैं, पैसा भी है, लोग बिहारी भरा पड़ा है कोटा में, बिहारी भरा पड़ा है, टीचर भी भरे पड़े हैं। मैं भी पढ़ा हूँ, बाहर में ही पढ़ा हूँ, मैं भी रेजिडेंस में पढ़ा हूँ बाहर में, मेरे कई सारे टीचर बिहार के थे। बिहारी पढ़ा रहा है, बिहारी पढ़ रहा है, लेकिन जगह बिहार नहीं है। तो ये शिक्षा का स्तर है, ये हालत कर दिया गया है। हम नए कैंडिडेट इस चीज़ को उठा रहे हैं, तो हम लोग लगता है कि एक समर्थन इस रूप में दे रहे हैं। देखिए, मैं तीसरी बात पे जाना चाहूँगा। अभी प्रदूषण की चर्चा इन्होंने संकल्प पत्र में लिखा है। देखिए, आप लोग जानते होंगे बिहार पूरे विश्व में सबसे प्रदूषण वाला शहर है तो बेगूसराय, लेकिन इस पर कोई जनप्रतिनिधि, कोई सांसद, एनीबडी कोई सवाल नहीं उठाए। मतलब ठीक है, विकास हो रहा है, 4 लेन बन रहा है, सब चीज़ विकास की पत्र एकदम रफ्तार गंग पकड़ लिया है, लेकिन प्रदूषण जहर पिए हम, फायदा हो किसी और का। इस जिला में पूरे आदमी बीमार पड़ते जाएंगे। हर फैक्ट्री बैठेगा, रिफाइनरी का विस्तारीकरण हो रहा है, थर्मल का फर्टिलाइज़र का पुनर्निर्माण किया गया। ठीक है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदा तो बेगूसराय वासियों को मिलना चाहिए। उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? दूसरे राज्य को मिल रहा है, दूसरे ज़िले वाले को मिल रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर सोचना चाहिए। देखिए, प्रदूषण तो हम सब देख ही रहे हैं। कभी कोशिश करेंगे हम लोग दिखाने का कि धूल इतना उड़ता है। कल अमित शाह आए थे, एक दुर्घटना हम लोग अपने सामने होते होते देखने वाले थे। देश का गृह मंत्री फोकट में निपट जाता। मतलब सच्चाई है कि उनको पानी नहीं छिड़का गया, मैदान में गृह मंत्री के लिए पानी नहीं छिड़का गया। बेचारा आदमी के मतलब को भी पता नहीं दिल में हाथ रखा होगा कि अब तो गए। तो वही हाल है कि बेगूसराय का भी, बेगूसराय भी गया हुआ है प्रदूषण के मामले में, और भी बस कई सारे मामले में। और एक और मुद्दा जो कि उठाया गया है, जो कि है कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय होना चाहिए और उससे पहले परमंडल होना चाहिए, क्योंकि बेगूसराय जिस लेवल पे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उस लेवल पे यहाँ पे ना परमंडल है, ना कोई परमंडली ऑफिस है। अपराध तो दिन पर दिन बढ़ता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, व्यवसाय को कंट्रोल करने के लिए, एक ग्रोथ के लिए परमंडल होना जरूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि इतना हमको लगता है जीडी कॉलेज में 40,000 लोग बच्चे पढ़ते हैं, 40,000, और उसको उस रूप में फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। दरभंगा भागना पड़ रहा है सर्टिफिकेट के लिए, अन्य चीज़ों के लिए। देखिए, आपने सही बोला कि जीडी कॉलेज एक कॉलेज है, लेकिन एक विश्वविद्यालय की मांग उठ रही है। तो इसका कहीं ना कहीं प्रतिनिधि इस पे संज्ञान ले, चाहे कोई भी जीत के आए, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे सीपीआई का उम्मीदवार हो, चाहे एनडीए का गिरिराज सिंह हो। इसको सबसे पहले नंबर बेगूसराय वासियों को सबसे खुशहाल अगर करना है तो विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। उसके बाद एयरपोर्ट का निर्माण एकदम बहुत ज़रूरी है। एयरपोर्ट एकदम मस्ट है, क्योंकि औद्योगिक राजधानी, सिर्फ लोग कहते हैं अरे बेगूसराय तो औद्योगिक राजधानी है। औद्योगिक राजधानी तब होगा
जब हमारे पास मैन्युफैक्चर खुद का होगा, यहाँ पे खुद हर चीज़ सुविधाएं होगी, चाहे उड़ान भरना हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे कमिश्नरी हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, अपना ज़िला में होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं हमारा आगे जाके। दूसरा है कांवड़ झील, जो कि एक पर्यटक स्थल पे बेगूसराय का निर्माण हो सकता है, एक नया आयाम हो सकता है। यहाँ पे लोग आ सकते थे, दूर दूर के पक्षी विदेश से आते हैं वहाँ पे मीठे जल का सेवन करने के लिए। एशिया का सबसे मीठा जल है जो कि कांवड़ झील, इतना सबसे बड़ा, उसके बाद भी किसी भी सांसद का, किसी भी प्रतिनिधि का उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये प्रमुखता से उठाए हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जिले में वेटनरी कॉलेज की स्थापना, वेटनरी जो कि पशुपालन, जिसको हम लोग गाय का या मत्स्य पालन जो भी लोग करते हैं, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि गाय की संख्या कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले गाय लगातार मर रहे थे, इसकी संख्या बढ़ रही थी, लेकिन पिछले साल तो कहीं ना कहीं हाँ एक बीमारी, कुछ बीमारी का नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, वो बहुत तेज़ी से रफ्तार बढ़ रहा था। इस पर एक लगाम लगना चाहिए, इस के बारे में एक आवाज़ उठनी चाहिए, और यहाँ तक कि युवाओं को सही तरीके से एक प्रशिक्षण, यानी कोई भी चीज़ का तैराकी प्रशिक्षण देना चाहिए। जो कि देखिए बगल में हमारा रमदिरी है, जैतपुर है, सीमा है, चाक है, चित्रौर है, तो एक मतलब नदी के किनारे भी ये बसा हुआ गाँव है, तो इसमें भी ज़रूरत होती है स्विमिंग पूल का जो भी होता है। उसके बाद अब देखिए बेगूसराय में सबसे पहला नंबर देखिए जितने भी युवा हैं, नल जल, देखिए यहाँ पे एक और है नल जल योजना पूरी तरह से ध्वस्त है। 7 निश्चय योजना में नीतीश कुमार का था कि 7 निश्चय योजना, जिसमें एक अहम योजना नल जल योजना था, जो कि अमेरिका भी इसकी तारीफ की थी कि वाह, नल जल योजना बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया है, ये सबसे बेहतरीन चीज़ था। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं। नल जल योजना आप लोग के घर के बाहर देखते होंगे नल जल योजना किस तरह से काम कर रही है। आप लोग अपना अपना ज़रूर राय दें, क्या लग रहा है कि नल जल योजना सही ढंग से हर एक ज़िला में चल रहा है, हर एक गांव में, हर एक कस्बे, हर एक मोहल्ले में आ रहा है पानी? नहीं आ रहा है। इसका पूर्णतः एकदम फ़ायदा यहाँ के जो भी मुखिया हो, पर सांसद हो, जो भी हो, एनीबडी उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। तो आगे का बताइए। देखिए हम लोग कुछ देर पहले मजदूरी की बात कर रहे थे, तो जो मजदूर है उनको सही वेतन नहीं मिलता, इसका मांग इंद्रजीत जी खुद उठा रहे हैं। और यहाँ पे बिजली, अभी हम लोग गर्मी में देख रहे हैं, पसीना आ रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे सिर पे पसीना है, इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है। पूरा दिन में हमको लगता है कि कम से कम 10 घंटा लाइट कटता है, 10 बार, तो लगभग 5-6 घंटा तो आराम से कटता होगा। तो अगर मान लीजिए गर्मी में अगर 24 घंटा अगर हमको मतलब गर्मी पड़ रहा है, उसमें अगर 5-6 घंटा लाइट कर रहा है, तो रोजगार जो ठप पड़ जाता है, काम जो ठप पड़ जाता है, लोग परेशान हो रहे। इतने अभी 45 डिग्री या 44 डिग्री टेम्परेचर रहा, उसमें 5-6 घंटा लाइट नहीं होना, वो कितना मतलब कह सकते हैं कि खतरनाक हो सकता है। कई लोग इससे बीमार पड़ते होंगे, परेशान होते होंगे, तो ये एक मुद्दा है। दूसरा है कि कई लोगों को अभी भी मकान नहीं मिला, चाहे वो आवास योजना हो या किसी अन्य माध्यम से आवास अभी तक नहीं मिला है। हाँ, बहुत लोगों को मिला, मैं इस पर बिल्कुल, लेकिन हम लोग कई सारे मुखिया जी से मिलते हैं, उनका कहना है पिछले 2 साल से ये आवास योजना बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, उन लोगों को अभी नहीं अलॉट किया जा रहा है। तो इसमें क्यों ठप किया जा रहा है? जब आप बोल रहे हैं कि इतना लोगों को हम देंगे, सब लोगों को देंगे घर, तो दीजिए, फिर उसको एक फ्लो में बढ़ाते रहिए। रोक के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फंड नहीं है, या क्या समस्या है, इस चीज़ को हम लोग को बताया नहीं जा रहा है। और बात होता है कि फ्री राशन का, फ्री शिक्षा का और फ्री ट्रेन सुविधा का। जो बुजुर्ग हैं उनको जो फ्री में पहले ट्रेन सुविधा या कंसेशन मिलता था, वो नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा तो मिल रहा है फ्री में, लेकिन उसका गुणवत्ता नहीं है। राशन तो मिल रहा है, राशन बहुत लोगों को मिल रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारा चीज़ और भी है, आप इस चीज़ को समझते होंगे। तो हम लोग इसमें चाहेंगे कि कुछ बदलाव हो। बिल्कुल, देखिए बहुत लोग हैं जो जिनके घर में नौकरी भी कर रहे हैं, जिनके बड़े बड़े मकान हैं, पक्के के मकान हैं, वो भी राशन उठा रहे हैं।
तो इसमें थोड़ा सा सरकार को कमर कसनी होगी, चाहे आप मुखिया हो, कोई भी चीज़ हो, उस पर कमर कसनी होगी। और जो भी देखिए बेगूसराय में रॉबरी, डकैती, चोरी, गुंडागर्दी, गोलीबारी ये अधिकांश होते जा रहा है। अपराध का एक फिर ग्राफ गढ़ हो गया, ग्राफ बढ़ रहा है बेगूसराय में। इसमें कहीं ना कहीं कदम उठाने की ज़रूरत है, अंकुश लगाना है और इस पे कहीं ना कहीं इस पे काम करना चाहिए। कारण है कि अगर ग्राफ बढ़ता जाएगा तो बेगूसराय का नाम चाहे दूसरे ज़िले में हो, चाहे अन्य राज्य में जाके हो, तो एक ख़राब मैसेज जाता है। तो इस पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद है शिक्षा पर 80% GST जो समाप्त कर 18 जो कि 18% जो आप GST शिक्षा पे भी लगा दिया गया, वो भी कह रहे हैं इंद्रजीत जो कि इस पे समाप्त करवाना है, इसको हटाना है। उसके बाद बहुत सारे गांव में अभी तक सड़क नहीं है। देखिए मोदी जी कहते हैं, चाहे कोई भी सरकार है, कहते हैं कि हम हर एक गांव में सड़क की जाल बिछा दिए, लेकिन इनका कहना है कि बहुत ऐसे गांव हैं जिनमें सड़क नहीं गए हैं। तो अब गांव जा के ये घूमते हैं, हम लोग भी जा के घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सड़क दिलवाने का काम करेंगे और इसे बनवाने का काम करेंगे। देखिए वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन दिल्ली में 3000, लेकिन बिहार में 400 क्यों? इसको हटाने का प्रयास प्राथमिकता से ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में 3000 है तो बिहार में क्यों नहीं 3000 मिले, क्यों नहीं 2000 मिले, क्यों नहीं 2500 मिले? 400 में क्या होने वाला है? 400 में किसी का जीवन यापन पूरे मंथ का चल सकता है? वृद्धा पेंशन का चल सकता है? नहीं चल सकता है। उसके लिए कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में एकदम सतर्कता से सही से इसको आकलन करके आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद है 60 साल पर सारे सरकारी नौकरी वाले का रिटायर हो जाते हैं, नेता का क्यों नहीं? एकदम बिल्कुल सटीक। ये सबसे मुझे भी मैं भी घूमता हूँ तो बहुत लोग मतदाता, चाहे पब्लिक, आम पब्लिक कहते हैं कि अगर आप नेता हो गए 60 साल में आप रिटायर कर देते हैं, फौज में हो, चाहे शिक्षक में हो, कोई भी चीज़ में हो, आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन नेता का क्यों नहीं होता है? नेता की कोई शिक्षा दक्षता क्यों नहीं एग्ज़ाम होता है? नेता एकदम जो भी है नेता बन गया, नेता 60 साल के बाद भी 70 साल हो गया, 76 साल का हो गया है, फिर भी वो अभी भी वोट लड़ने के लिए तैयार। युवा को मौका दे ही नहीं रहे। युवा को मौका देना चाहिए, क्योंकि कल का भारत, कल का भविष्य युवा ही होता है, युवा के ही हाथ में होना चाहिए। लेकिन और आ गया, और क्या कहते हैं, बेगूसराय में बस स्टैंड का विस्तारीकरण। सही बात है, बेगूसराय में छोटा सा बस स्टैंड, क्योंकि जनसंख्या के अगर देखा जाए तो वहाँ पे बहुत भीड़ लग जाती है, जाम लग जाती है। उसका विस्तारीकरण के बारे में इन्होंने कहा। फिर बेगूसराय रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण। बेगूसराय का रेलवे स्टेशन तो विस्तार हो चुका है, बहुत डेवलप्ड हो चुका है, फिर और उसको डेवलप करने के बारे में कहे हैं। और ज़िले में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाने का वादा भी किए हैं। तो इनका मैनिफेस्टो इतना था, इनका संकल्प पत्र था कि पूरे मतलब ज़िले में 1 लाख युवाओं को जॉब देने वाले। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ देखिए, हम सबसे पहले पुरुषोत्तम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हाई लिखे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़ते रहिए, कुछ अपना बात जरूर रखिए जो लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं। और जहाँ तक है, बिल्कुल देखिए, बिना रोजगार के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। कोई भी भूखे पेट काम नहीं करेगा, भूखे पेट नहीं बोलेगा, ठीक है। उसको रोजगार चाहिए, काम चाहिए, और उसके लोकेशन पे चाहिए, उसके क्षेत्र में चाहिए। वो दिल्ली, बम्बई, पटना जाके नहीं कर पाएगा और नहीं जीवन जी पाएगा। बिहारी का क्या है कि छठ में धक्का खाना है और होली में धक्का खाना है, तो बस जीवन धक्का खाने में ही निकल जाता है। आधा दिल्ली में फ्लैट लिया, आधा बेगूसराय में, बिहार में घर बनाया। हेलो, माइक चेक, आवाज आ रहा? हेलो हेलो। माफ़ी चाहूँगा, कुछ आवाज़ का कुछ इशू आ गया था। तो बस एक लाइव जो था सारा हमारा एक नए प्रत्याशी जो हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, तो हमने ये बिल्कुल नहीं आपसे अपील है कि उन्हीं को वोट दीजिए, लेकिन बस एक जानकारी ज़रूर हम चाहेंगे कि आपके पास आए, इसलिए हम लोग इस चीज़ को दिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है।
एक ऑप्शन ज़रूर आपके पास होना चाहिए था कि ये भी व्यक्ति हैं। बाकी आप इस चीज़ को आप यहाँ लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए बेगूसराय खबर, फिर मिलेंगे नए वीडियो नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।